नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर टू सोशल साइंस के लिए एक ऐसी कंप्लीट मैराथन वीडियो लेकर आया हूं जिसमें सिलेबस के हर टॉपिक को खत्म किया गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड पेडागोजी के टॉप सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन कराऊंगा जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। इसलिए यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, हमें आरंभिक कृषकों व पशुपालकों के बारे में कैसे पता चला? हमारे पास उस समय का लिखित रिकॉर्ड है। हमारे पास अनाजों और जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य हैं। केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, ना तो ए ना ही बी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास अनाजों और जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य हैं। केवल और केवल बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम लोगों को पता करना है या हम लोगों को कैसे पता चला कि आरंभिक कृषक जो था वो फसलों को भी उगाया करता था, उसके साथ पशुओं को भी पाला करता था। कैसे पता चला? अनाज के दानों के साक्ष्य से और जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य से पता चला। उस समय कोई भी लिखित रिकॉर्ड नहीं हुआ करते थे। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर केवल बी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा, नए चरागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को कहते हैं, इसको कहते हैं ऋतु प्रवास। मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह पर जाना अपने पशुओं के साथ में, तो इसको बोलते हैं ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास कौन करता है? पशुपालक करता है अपने पशुओं के साथ। पशुपालक करता है अपने पशुओं के साथ, है ना, जहां पर इनको पानी मिल जाए और उसी के साथ इनको अच्छी घास मिल जाए, तो वहीं पर ये लोग मौसम के अनुसार यानी कि ऋतुओं के अनुसार अपने पशुओं को पानी व घास की उपलब्धता के आधार पर मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते हैं, जो कि ऋतु प्रवास कहलाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड, सत्यशोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ये किया गया है ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में। नारायण गुरु की मैं बात करूं, इन्होंने एक नारा दिया था, एक जाति, पूछा जाता है एग्जाम में, एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। ये नारा किसने दिया था? नारायण गुरु ने नारा यह दिया था। और ब्रह्म समाज, जो ब्रह्म समाज है ना, उसकी स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका केशव चंद्र सेन ने निभाई थी। राइट आंसर मैंने आपको बताया, ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 4, अभिकथन ए, भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। करेक्ट, भारत उष्ण कटिबंध में अवस्थित है, ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा थर्ड वाला, दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, औपनिवेशिक काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन का साधन बना। क्या साधन बना? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मंदिर प्रवेश आंदोलन को लागू किसने किया था या किस व्यक्ति ने इसको चलाया था? तो डॉक्टर अंबेडकर ने, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आंदोलन को चलाया था। किसने चलाया था? मंदिर प्रवेश आंदोलन अंबेडकर जी ने इस आंदोलन को चलाया था। ठीक है ना, इतना आपको पता होना चाहिए। क्यों चलाया था? जाति पूर्वाग्रह की जो जड़ है उनको खत्म करने के उद्देश्य से चलाया गया था। राइट आंसर होगा 4 ऑप्शन, समाज में व्याप्त जातीय पूर्वाग्रह को प्रकाश में लाने के लिए मंदिर प्रवेश आंदोलन की अगुवाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6, यह नारा किसने दिया? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने नारा दिया था स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, कथन ए व बी को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। अशोक का धम्म ईश्वर की पूजा पर बल देता था। बिल्कुल गलत है। अशोक का धम्म बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था। करेक्ट है। केवल और केवल बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आपको यहाँ पर बताना चाहूँ अशोक के बारे में, अशोक ने धम्म को अपना लिया था। किस धर्म को अपनाया था? धम्म को अपनाया था। धम्म आखिर क्या था? धम्म में बताया गया है बड़ों का सम्मान कैसे करना है, छोटों के प्रति कैसे प्रेम भाव को दर्शाना है,
है ना। इसमें सम्मानजनक बात कही गई है, इसमें कोई ईश्वर की पूजा नहीं की जाती है, ठीक है ना। इसमें ईश्वर की पूजा नहीं की जाती है, ये गलत है। ये बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था, ये करेक्ट है। धम्म की शिक्षा कौन देता था? धम्म की शिक्षा महामंत देते थे, महामत, महामत व्यक्ति देते थे, विद्वान हुआ करते थे महामत व्यक्ति, जो कि धम्म की शिक्षा दिया करते थे। एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। राइट आंसर सेकंड वाला हो जाएगा यहाँ पर, केवल और केवल बी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, इसको यहाँ पर करना क्या है? मिलान करना है। आपको करना क्या है यहाँ पर? आपको यहाँ पर मिलान करना है। चलिए बताता हूँ। विलियम जोन्स, विलियम जोन्स ये प्राचीन संस्कृति का सम्मान करने वाले एक प्रकार के व्यक्ति थे। वहीं मैं बात करूं रविंद्रनाथ टैगोर की, तो इन्होंने प्राकृतिक वातावरण में सीखना से संबंधित कुछ बातें बताई थी। वहीं महात्मा गांधी जो थे ये अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक थे। थॉमस मैकाले अंग्रेजी भाषा का प्रसार करने वाला व्यक्ति था, है ना। इस प्रकार से मिलान हो जाएगा। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाक से लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, है ना। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता सकते हो आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, इक्तादार और जागीरदारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पद विशिष्ट क्षेत्रों के नायकों या सैनिकों को क्रमशः दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन में दिए जाते थे। वे अपनी भूमि क्षेत्र जिन्हें या जिसे क्रमशः इक्ता और जागीर कहते थे, वहां रहकर वहां प्रशासन चलाते थे। राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। ए होगा, बी होगा, दोनों होंगे या कोई भी नहीं होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, केवल और केवल ए। ये पद विशिष्ट क्षेत्रों के सैनिकों और नायकों को दिए जाते थे, जो कि दिल्ली सल्तनत या मुगल शासन में इन लोगों को ऐसे पद को प्रदान किया जाता था, ठीक है ना। चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, आईने अकबरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ये क्वेश्चन को आप लोग इम्पोर्टेंट कर लो, इम्पोर्टेंट, या अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, ठीक है ना, नोट कर सकते हो। आईने अकबरी को समझने से पहले यहाँ पर मैंने कुछ खुद से लिखकर इसको यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास किया है। एक ग्रंथ है अकबरनामा। कौन सा ग्रंथ है? अकबरनामा एक ग्रंथ है जिसकी रचना अबुल फजल ने की है। लेखक कौन है? लेखक इसका है अबुल फजल। लेखक कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल कौन था? ये अकबर का दोस्त था, जिगरी दोस्त था, अकबर का बिल्कुल करीबी मित्र था, बहुत बेहतरीन वाला दोस्त था। कौन? अबुल फजल था, अकबर का मित्र था। तो जो अकबर का मित्र था अबुल फजल, ये एक प्रकार का लेखक था, विद्वान था, कवि था, जो कि अकबर का दरबारी कवि था। ये अकबर के बारे में लिखा करता था। इसने एक ग्रंथ लिख दिया, उस ग्रंथ को बोलते हैं अकबरनामा, जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला भाग जिसमें पूर्वज के वर्णन है, दूसरा भाग जिसमें शासन का वर्णन, शासन की घटनाओं का वर्णन, तीसरे वाले भाग का नाम इसने कर दिया आईने अकबरी। आईने अकबरी से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आईने अकबरी में है शासन की व्यवस्था, राजस्व, वेतन, फसल, त्योहार, रीति रिवाज, सांख्यिकी, दर्शन, है ना। ये आईने अकबरी में बताया गया है, ठीक है ना। इतना मैंने आपको बताया। क्वेश्चन में पूछा गया आईने अकबरी, ये अकबरनामा का 3rd भाग है ना, अकबरनामा का। यह अबुल फजल द्वारा लिखा गया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार की चीजों, फसलों, कीमतों, राजस्व और मजदूरी वगैरह का सांख्यिकी विवरण है, करेक्ट हो जाएगा। ये अकबर के पूर्वजों का विवरण देती है। पूर्वज का विवरण तो पहला पार्ट देती है। आपसे यहाँ पर 3rd वाले पार्ट यानी कि आईने अकबरी से पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका ए और बी यहाँ पर हो जाएगा। ए और बी यहाँ पर हो जाएगा। सी तो यहाँ पर गलत है। जिन जिन में सी होगा वो यहाँ से हटेगा, बचेगा आपका पहला वाला। राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले इस राज्य में आए थे तथा भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। वह राज्य कौन सा था? कर्नाटक, बंगाल, केरला या तमिलनाडु? राइट आंसर होगा केरला। केरला में 2000 साल पहले एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था थॉमस, सेंट थॉमस। सेंट थॉमस उस व्यक्ति का नाम था जो भारत में ईसाई धर्म को लाया था। किस धर्म को?
ईसाई धर्म लाने का श्रेय उसी व्यक्ति को जाता है जो कि सबसे पहले केरल में आया था, है ना। केरल में अरबी लोग भी आए थे, ठीक है ना। अरबी लोग सबसे पहले केरल में आए थे, ठीक है ना। अरबी लोग व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। केरल आपके मसालों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, काली मिर्च, लौंग, इलायची जैसे जैसे मसालों के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर मैंने आपको बताया केरला। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से मानचित्र के घटक के संदर्भ में विषम, विषम का मतलब गलत, दूरी, दिशा, प्रतीक, पैमाना। तो यहाँ पर मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। दूरी होती है, दिशा होता है और प्रतीक होता है, ये 3 घटक होते हैं। पैमाना कोई भी घटक नहीं होता है। आपको विषम यानी कि गलत वाला बताना है। गलत आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, मूल सिद्धांत जो सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन विषय के शिक्षण शास्त्रीय उपागम को निर्देशित करता है वह है अवस्था को क्रमागत स्मरण करना, संकल्पनाओं की अनुभवजन्य समझ बनना, दृश्य समृद्ध पाठ पुस्तकों का प्रकाशन, उन्हें सही उत्तर देकर उचित मदद देना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा संकल्पनाओं की अनुभवजन्य समझ बनना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, भारत में किस साल बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था? 1929 में पारित किया गया था, 1929 में। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। भारतीयों द्वारा इलवर्ट बिल को वापस लेने का विरोध क्यों हुआ? क्यों हुआ? सही उत्तर का चयन करें। यह भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं देता था। सरकार विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए तैयार था। यह अंग्रेजों की नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा था। भारतीयों ने इलवर्ट बिल का विरोध नहीं किया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यह अंग्रेजों की नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा था, है ना, दर्शा रहा था। इसलिए भारतीयों द्वारा इलवर्ट बिल को वापस लेने का विरोध किया गया था। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। पूर्ण सामाजिक विज्ञान कक्षा की मूल विशेषताएं। ऐसा कथन आपको यहाँ पर चुनना है जिसमें पूर्ण सामाजिक विज्ञान की बात कही गई हो। पूर्ण सामाजिक कक्षा की विशेषता आखिर क्या होती है, आपको यहाँ पर बताना है। असाधारण शिक्षार्थियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रगति, सभी बच्चों का नामांकन होता है, ऐसी खबरें जो ज़्यादातर औसत बच्चों की आवश्यकता करें, ड्रेसिंग अधिगम सामग्री का उपयोग। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का नामांकन होता है, चाहे बच्चा गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे ऊंची जाति का हो, चाहे निचली जाति का हो, है ना। तो वो पूर्ण सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आएगा, उसके प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये एक प्रकार की पूर्ण सामाजिक विज्ञान यानी कि समावेशी शिक्षा भी इसको कह सकते हैं, समावेशी कक्षा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार लगाएं। भाप का इंजन, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना, भारतीय कपड़ों का पतन, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। राइट आंसर सबसे पहले स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। डी सबसे पहले यहाँ पर आएगा। डी किस ऑप्शन में सबसे पहले दिख रहा है? थर्ड में भी और फोर्थ में भी दिख रहा है। स्पिनिंग जेनी के बाद में आया था भाप का इंजन, भाप का इंजन। डी के बाद ए आएगा, इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद भारतीय कपड़ों का पतन हुआ था, है ना, पतन हुआ था। और सबसे लास्ट में भारत में सूती कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा DACB। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, अगर पृथ्वी को बराबर देशांतरीय विश्व के साथ 24 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है तब प्रत्येक क्षेत्र कितने देशांतर को घेरेगा? 24 समय क्षेत्र में उसको विभाजित करते हैं। कुल क्षेत्र कितना होता है? कुल क्षेत्र होता है 360 अंश का, है ना। 24 उसमें घेरता है, तो इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करो, यहाँ पर 24 का भाग 36 में लगाओगे तो 1 आएगा। 36 में 24 जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है ना। 12 बचेंगे, 22 24 पंचे 120, यहाँ पर 15 डिग्री आ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर 15 डिग्री देशांतर को घेरेगा। क्वेश्चन 19, सामाजिक विज्ञान का एक प्रगतिशील अध्यापक हमेशा
अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है। किस प्रकार से? कक्षा के दौरान किसी भी अध्ययन में सक्रियता से भाग लेने के लिए। पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी भाग लेने के लिए ये तो गलत है। दी गई विषय वस्तु का ज्ञान निर्माण करने के लिए उनके निकटतम प्रश्न। सबसे उपयुक्त जो यहाँ पर कथन दिया गया है, प्रगतिशील अध्यापक हमेशा अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है कक्षा के दौरान किसी भी अध्ययन में सक्रियता से भाग लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के उद्देश्य हैं? मध्याह्न भोजन विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश को बढ़ाना और उन्हें बनाए रखना उद्देश्य है। करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों के बीच जातिगत पूर्वाग्रह को प्रबलित करता है। प्रबलित करना नहीं है बल्कि जातीय पूर्वाग्रह को हटाना या मिटाना है। तो यहाँ पर प्रबलित की बात करी गई इसलिए गलत हो जाएगा। बच्चों में भूख की समस्या कम करके उनकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाना मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन का उद्देश्य है। बच्चों में व्याप्त कुपोषण के स्तर को कम करना उचित विकल्प यहाँ पर चुनिएगा। यहाँ पर सी आपका हर हालत में सही माना जाएगा, सी वाला। ठीक है ना, सी यहाँ पर सभी में दिया गया है, सी सभी में यहाँ पर दिया गया है। और ए और सी तो यहाँ पर सही माना ही जाएगा, ए और सी। यहाँ पर सी नहीं है, गलत हो जाएगा। इसमें ए नहीं है, गलत हो जाएगा। इसमें आपका ए सी है और इसमें भी सी है। आगे, बच्चों में व्याप्त कुपोषण के स्तर को कम भी करता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर होगा ए सी डी। ए सी और डी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए सी डी। ठीक है ना, तो ए सी डी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपास उगाने से सूती कमीज बनने तक के सभी चरणों को यहाँ पर आपको क्रम में लगाना है। सूती वस्त्र आखिर बनता कैसे है? सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले खेत में जाकर के खेतों को जोतते हैं, फिर उसमें कपास को उगाते हैं। कपास, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले कपास की करते हैं कटाई। कटाई क्या करते हैं? कटाई करते हैं। कटाई सबसे पहले करते हैं। फिर उसके बाद ओंटन, फिर कताई, फिर बुनाई करते हैं। तो इस प्रकार पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों की किस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या उसकी हिरासत के दौरान उसमें या उससे दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है? गिरफ्तारी के दौरान। तो ये किस अनुच्छेद की यहाँ पर बात कही गई है ना? किस अनुच्छेद की बात कही गई है? अनुच्छेद 22 की यहाँ पर बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 23, आरंभिक मानव के पाषाण काल पुरास्थलों से प्राप्त प्रमाणों के साथ मिलान करें। एग्जाम में क्वेश्चन आपको एक या दो मिलान वाले भी देखने को मिलेंगे। मिलान वाले क्वेश्चन तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। इन क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से आपको यहाँ पर करके बताऊंगा कैसे आपको परीक्षा में इन क्वेश्चन को करना है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग तभी कर पाओगे जब आपको एक या दो यहाँ पर पता होंगे। एक दो आपको बिल्कुल आसान तरीके से पता होंगे क्योंकि कंटेंट मैंने आपको इतना ज़्यादा बता दिया है। कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए आप उस क्वेश्चन को कर लोगे क्योंकि हर चीज़ मैंने आपको बता दी है, एक भी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है ना। तो आप बिल्कुल आसान तरीके से कर ही लोगे इन सभी क्वेश्चन को ही। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ मिलान कैसे करना है। जैसे कुरनूल की मैं बात करूँ, कुरनूल एक गुफा है जहाँ पर भस्म अवशेष यानी कि राख के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? कुरनूल की गुफा से प्राप्त हुए थे जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर एका किसके साथ गया है? सेकेंड के साथ। एका सेकेंड सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर थर्ड में दिखा। एका सेकेंड सिर्फ और सिर्फ थर्ड विकल्प में दिखा। तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बस कुछ भी आपको करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। वहीं भीमबेटका जो है ये एक प्रकार की गुफा है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है ना। पटने एक पुरास्थल है, पटना नहीं यहाँ पर लिखा है, ये पटने लिखा है। क्या लिखा है? पटने यहाँ पर लिखा है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, जहाँ पर में शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हुंसगी कर्नाटक का पुरास्थल है जहाँ पर आवास और उद्योग स्थल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पर मिलान। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 24, भारत के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर
करते हुए क्षेत्रों को क्रमबद्ध करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिक लगाकर इसको क्वेश्चन को आपको यहाँ पर बता देना है। कैसे? अरावली श्रृंखला पहले आएगी, विंध्य श्रृंखला, भारतीय मरुस्थल, दक्कन पठार या पूर्वी घाट। मानचित्र के साथ इसको यहाँ पर आपको समझा दूंगा। सबसे पहले आप सिंपल तरीके से यहाँ पर समझ लो। आपको क्या करना है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की दिशा की ओर, जैसे भारत का मानचित्र यहाँ पर मैं बनाना चाहूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो ये भारत है, ठीक है ना। उत्तर पश्चिम ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, इतना उत्तर पश्चिम आपका कहलाता है, और दक्षिण पूर्व आपका ये वाला क्षेत्र कहलाता है, नीचे वाला। आपको उत्तर पश्चिम से लेकर के, यानी कि ऊपर ऊपर से लेकर के नीचे की ओर आपको आना है। इस क्रम में आपको बताना है। तो सबसे पहले उत्तर या पश्चिम में कौन आएगा? अरावली श्रृंखला आएगी, या विंध्य की श्रृंखला आएगी, भारतीय महामरुस्थल आएगा, दक्कन का पठार आएगा, पूर्वी घाट आएगा। पूर्वी घाट ये सबसे पूर्व में है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। ई आपका सबसे लास्ट में आएगा। तो सभी ऑप्शन में यहाँ पर लास्ट में दे ही दिया गया है, ई का नंबर आपका लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले आपके उत्तर या पश्चिम में कौन सा स्थान पड़ेगा? भारत का जो मरुस्थल है, मरुस्थल, ठीक है ना, ये सबसे पहले आएगा, सबसे पहले आएगा महामरुस्थल। सी किस ऑप्शन में पहले है? यहाँ पर तीसरे में भी है और चौथे में भी है। पहला और दूसरा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। भारतीय मरुस्थल के बाद में अरावली श्रृंखला आती है, जो कि राजस्थान से फैली हुई है। तो इसके बाद में आपका ए आएगा। सी के बाद ए आपका सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन में है। तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर कैसा होगा? राइट आंसर हो जाएगा CABDE, CA, ठीक है ना। पहला कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा मरुस्थल आएगा, उसके बाद अरावली की पहाड़ियां आएंगी, उसके बाद विंध्य की जो श्रृंखला है ना, वो यहाँ पर तीसरे नंबर पे आएगी। चौथे नंबर पे दक्कन का पठार, चौथे नंबर पे नहीं, ये तीसरे नंबर पे आएगा। और विंध्य की श्रृंखला इसके बाद में आती है, ये चौथे नंबर पे यहाँ पर आएगा। और पांचवें नंबर पर पूर्वी घाट यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार आपको बताना था। इस चीज को आपको मानचित्र में एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा सभी प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना, ये एग्जाम में पूछा गया है। इसी मानचित्र यानी कि NCERT जो क्लास 6 की आपकी ज्योग्राफी है, लास्ट वाला चैप्टर हमारा भारत, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा था। तो इस मानचित्र में सबसे पहले भारतीय महामरुस्थल यहाँ पर आ जाएगा, है ना। मरुस्थल सबसे पहले आएगा, उसके बाद अरावली, अरावली जो पहाड़ी है वो यहाँ पर सबसे पहले आएगी। उसके बाद आपकी विंध्य की जो श्रेणियां हैं, विंध्य की जो पहाड़ियां हैं वो यहाँ पर में आ जाएंगी, ठीक है ना। और उसके बाद आपकी जो दक्कन का पठार है ना, ये वाला, ये दक्कन का पठार है। फिर उसके बाद दक्कन का पठार यहाँ पर आएगा। और सबसे लास्ट में क्या आएगा? सबसे लास्ट में यहाँ पर ये पूर्वी घाट आपका आ जाएगा, ये वाला घाट, पूर्वी घाट, ठीक है ना। तो यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। एक बात आपको और यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, वो बात क्या है? जो ये पीले रंग से दर्शाया गया है, पीले रंग से पठार को दर्शाते हैं। यहाँ पर ये बताया भी गया है, यहाँ पर ये आप लोग देख लो, पीले रंग से, ठीक है ना, पीले रंग से किसको दर्शाया गया है? पीले रंग से पठार को यहाँ पर दर्शाया गया है, पीला रंग से, ठीक है ना। पीला रंग पठारों को दर्शाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ, भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल है। यह शुष्क, गर्मीला और रेतीला है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा इसकी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इसी श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, जो कि अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और पूर्वी घाट आपका ये सबसे घाट में आता, सबसे लास्ट में आता है, जो कि बीच बीच में टूटा हुआ है और आसमान है, ठीक है ना। और इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता पाई जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य या भारत के किस राज्य से होकर के गुजरती है? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश।
इसकी एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है? मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा, गमछा झार, इसकी एक ट्रिक होती है। ठीक है ना। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और यहाँ पर गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, है ना। 8 राज्यों से होकर के भारत की जो कर्क रेखा है वो यहाँ पर गुजरती है। ठीक है ना, वो यहाँ पर गुजरती है। राइट आंसर मध्य प्रदेश यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संसार भर में महिलाएं इसे मनाने तथा अपने संघर्षों को पुनर्जीवित करने के लिए एकत्रित हुई हैं। निम्नलिखित रणनीतियों में से यह महिलाओं के आंदोलन के संबंध में किसके अंतर्गत आता है? प्रचार करना, विरोध करना, जागरूकता में वृद्धि करना, एकता का प्रदर्शन करना। तो यहाँ पर ये महिलाएं क्या कर रही हैं? एकता का प्रदर्शन ही तो कर रही हैं। किसका प्रदर्शन? एकता का प्रदर्शन, एक साथ, है ना, सभी महिलाएं यहाँ पर शामिल हुई हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है 27 नंबर का, निम्नलिखित में से आपको राइट आंसर बताना है, वो भी किसके बारे में? वनस्पति के संदर्भ में, वनस्पति के संदर्भ में। घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं और कांटेदार झाड़ियां शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। ये तो कथन यहाँ पर सही दिया गया है। जो घास वाले मैदान बनते हैं ना, वहाँ पर कम वर्षा हो तो भी चलेगा, वहाँ पर घास आपकी उगेगी। वहीं जो रेतीला क्षेत्र होता है, शुष्क क्षेत्र होता है, वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ ही उगती हैं। पहला इसलिए करेक्ट हो जाएगा। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है, ये भी यहाँ पर कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु की परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण होता है। क्या ये बात यहाँ पर सही है? वो आपको यहाँ पर बतानी है। ये बात भी यहाँ पर सही दी गई है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर क्या राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा? ABC, ABC, है ना, तीनों आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, सही कथन का चयन करें। ऑक्सीजन सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस है, बिल्कुल गलत। ये तो आपकी 21% पाई जाती है। सर्वाधिक तो आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। जो नाइट्रोजन होती है ना, ये सर्वाधिक पाई जाती है 78% वायुमंडल में, इसलिए पहला गलत है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है क्योंकि मनुष्य तथा पशु सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं तथा पौधे इसका उत्पादन करते हैं। ये बात तो यहाँ पर सही कही गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक कौन से हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? कभी एग्जाम में पूछा जाएगा प्रतिकर्ष कारक बताओ, कभी पूछा जाएगा अपकर्ष कारक बताओ, है ना। ये क्वेश्चन NCERT पुस्तकों में भरा, मतलब कि भरा पड़ा हुआ है। 6 से लेकर 12th तक की जो ज्योग्राफी है, आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत मानव भूगोल में भी जनसंख्या वाले टॉपिक में या प्रवास वाले टॉपिक में प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक का अध्ययन करना पड़ता है। वो बात रही बाद की बात, ठीक है ना। परंतु इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर बताऊंगा कैसे करोगे और अन्य प्रकार से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, और बन भी चुका है। वो चीज सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। प्रवास जो होते हैं वो लोगों को प्रभावित करते हैं। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, है ना। एक जगह से दूसरे स्थान पर चले जाना ही प्रवास कहलाता है। प्रतिकर्ष का मतलब होता है प्रतिकूल, प्रतिकर्ष का मतलब होता है प्रतिकूल। ऐसी दशाएं, ऐसी वजह या ऐसे कारण जो स्थान छुड़वा देते हैं, जो स्थान क्या करते हैं? छुड़वाने का कारण बनते हैं, छुड़वाने का कारण बनते हैं। कारण क्या बनते हैं? स्थान छुड़वाने का बनते हैं, वो प्रतिकर्ष होते हैं। जो स्थान को छुड़ा दें, किसी भी कारण से छुड़ा दें, तो वो होते हैं प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष कारक क्या होते हैं? अपकर्ष जो किसी चीज को आकर्षित करें, लोगों को आकर्षित करें, क्या करें? अपनी तरफ खींचें, खींचे चले आओ चुंबक की तरह, है ना, चुंबक की तरह खींचे चले आओ, वो होता है अपकर्ष कारक, जो लोगों को खींचते हैं अपनी तरफ। कैसे खींचेंगे? अच्छी दशाएं होंगी, शहरी जीवन होगा, जल आसानी से मिलेगा, रहने के लिए बड़ा बढ़िया मकान होगा, है ना, सभी सुविधाएं होंगी, शिक्षा के केंद्र होंगे आसपास। तो ये कैसे कारक होते हैं? अपकर्ष होते हैं, जो कि आकर्षित करते हैं,
प्रतिकूल क्या होते हैं, जो कि स्थान को छुड़वाते हैं। प्राकृतिक आपदा स्थान को क्या करेगी, छुड़वाएगी, ये भी प्रतिकर्ष कारक हो जाएगा। जहां पर पानी बिल्कुल नहीं होगा, पानी की कमी होगी, ये भी स्थान को छुड़वा देगा, यानी कि प्रतिकर्ष कारक हो जाएगा। जीवन यापन का बेहतर स्तर थोड़ी ना स्थान को छुड़वाएगा, ये तो आपको अपकर्ष कारक है। ये कैसा है, ये अपकर्ष कारक है। शिक्षा, शिक्षा स्थान को नहीं छुड़वाती है, ये भी आपका अपकर्ष कारक यहाँ पर हो जाएगा। आपको प्रतिकर्ष बताना है, प्रतिकर्ष ए और बी यहाँ पर हो जाएंगे। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से समझ लिया होगा। आगे, उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं किस पर आधारित थीं? 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। एक चीज हमेशा याद रखना, मुगल काल में जो उत्तराधिकार की परंपराएं चलती थी, ये चलती थी शहदायाद प्रथा पर। शहदायाद का नियम, जहां उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच में कर दिया जाता था। राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 31, कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण केंद्र एवं राज्यों के बीच उनकी संबंधित शक्तियों को लेकर विवादों का परीक्षण करता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या महान्यायवादी? यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो केंद्र एवं राज्यों के बीच उनकी शक्तियों को लेकर वाद विवाद जो होते हैं उनका क्या करता है, परीक्षण करता है सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन 32, मौलिक अधिकार के कानून तोड़ना या भंग करना या अतिक्रमण करना यह कृत्य है बेदखली का, उत्पीड़न या बलात्कार का, उल्लंघन का या मुआवजा का? तो ये किसी कानून को तोड़ना, कानून को तोड़ दिया आपने तो मतलब कि कानून का आपने उल्लंघन कर दिया, उल्लंघन इसको बोलते हैं। कानून तोड़ना मीन्स उल्लंघन करना, राइट आंसर होगा। 33, छात्रों में लैंगिक और व्यवसाय आधारित रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए कौन सा उदाहरण सर्वाधिक उत्तम होगा? लैंगिक और रूढ़िवादिता पर आधारित चुनौती वाला कथन आपको बताना है। केक बनाने वाला पुरुष शेफ, पुरुष अंतरिक्ष वैज्ञानिक, पुरुष भरतनाट्यम नर्तक, पुरुष पार्श्व गायक। एक चीज आपने यहाँ पर कथन में देखी होगी, पुरुष भरतनाट्यम जो कि रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। जो भरतनाट्यम जो नृत्य होता है, नृत्य डांस होता है, ये अक्सर स्त्रियां करती हैं, यानी कि महिलाएं करती हैं, लड़कियां करती हैं, ना कि पुरुष भरतनाट्यम करता है। ये एक प्रकार की रूढ़िवादिता को चुनौती देने वाला उदाहरण है यहाँ पर, ठीक है ना। तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैर कृषि क्रियाकलाप वाले समूह को पहचानिए। ऐसा कथन बताना है जिसमें कृषि ना हो, कृषि से संबंधित आपका नहीं होना चाहिए, गैर कृषि वाला होना चाहिए। टोकरी बनाना, धान रोपण, धान रोपण तो आपकी कृषि के अंतर्गत आती है। मिट्टी के बर्तन बनाना, निराई, फसलों में निराई की जाती है, ये भी कृषि के अंतर्गत आएगी। ईंट बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, निराई करना, निराई भी फसल के अंतर्गत आएगी। मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, ईंट बनाना, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला वाला सभी छोड़ करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि कृषि से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है भक्ति के विशेष रूप निम्नलिखित में से थे। विशेष रूप निम्नलिखित में से क्या थे? कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति या लिंग का, अमीर गरीब व्यक्ति भक्ति का अनुसरण कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था। किसी भी वर्ग का कोई व्यक्ति हो, केवल ब्राह्मण ही भक्ति के मार्ग का अनुसरण कर सकते थे, ऐसा नहीं है, सभी कर सकते थे। देवता या देवी के समक्ष समर्पण पर जोर था, करेक्ट हो जाएगा। विस्तृत बलिदानों और यज्ञों के प्रदर्शन पर जोर था, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। विस्तृत बलिदान के कारण और यहाँ पर केवल ब्राह्मण के कारण। यहाँ पर राइट आंसर कौन कौन सा होगा? ए और सी। ए सी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी या मृदा गीली होने पर लसलसी हो जाती है? मानसून से पहले या पहली बारिश के बाद जब तक इसकी जुताई ना हो तो इस पर काम करना मुश्किल हो जाता है, वह मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जो कि गीली होने पर लसलसी हो जाती है और पहली बारिश होने के बाद अगर इसकी जुताई ना हो तो इस पर दरारें पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं? बड़ी बड़ी दरार
दरारें पड़ जाती हैं किसमें? काली मिट्टी में पड़ जाती हैं। काली मिट्टी को कपास वाली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें कपास अच्छी मात्रा में होती है। काली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। राइट आंसर काली मिट्टी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अभिकथन, अंग्रेज जनजातियों को बसाना और खेतीहर किसान बनाना चाहते थे। कारण, एक जगह बसे हुए किसानों पर नियंत्रण रखना और शासन करना घुमत्तू लोगों की तुलना में सरल था। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर आपके दोनों हो जाएंगे। आर ए की सही या उचित व्याख्या है। दोनों यहाँ पर आपके राइट दिए गए हैं। अंग्रेज लोग थे, जनजातियों को वसाना चाहते थे और खेतीहर किसान बनाना चाहते थे। किस लिए? कि एक जगह बसे हुए किसान पर नियंत्रण रख सकें और उन पर शासन कर सकें, इसलिए। 39, एक अध्यापिका नागालैंड में सीढ़ीनुमा खेती के बारे में चर्चा कर रही थी। इनमें से किस समुदाय का संदर्भ कक्षा चर्चा होगा? नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती, तो नागालैंड की बात कही गई है, तो राइट आंसर होगा चखेसंग समुदाय, जो कि नागालैंड से ही संबंधित है। कहाँ से? नागालैंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40, कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, करेक्ट होगा। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुधन पालन करना कृषि में ही सम्मिलित है, ये भी करेक्ट होगा। पहला दूसरा दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। कृषि क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। अगर आपसे पूछा जाए प्राथमिक क्रिया क्या होती है, प्राथमिक क्रिया डायरेक्ट पर्यावरण से प्राप्त होती है। डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष तौर पर किससे प्राप्त होती है? पर्यावरण से। वही प्राथमिक क्रिया होती है जो डायरेक्ट पर्यावरण से प्राप्त हो जाए प्रत्यक्ष तौर पर। जैसे कपास है, फसल है आपकी, मछली पालन है, मुर्गी पालन है, वनों की कटाई है, फलों को इकट्ठा करना है, खनन करना है, ये सब कुछ प्राथमिक क्रिया के ही उदाहरण में आते हैं। सेकेंड तो सही है, पहला भी तो सही है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। दोनों यहाँ पर आपके सही आंसर दिए गए हैं। क्वेश्चन 41, भारत में न्यायपालिका के बाद संसद द्वारा पारित किए गए कानून को खारिज करने का अधिकार, इस अधिकार को क्या कहते हैं? संवैधानिक संशोधन, न्यायिक समीक्षा, अविश्वास प्रस्ताव या न्यायिक सक्रियता। क्या होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर? न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा यहाँ पर होगा। 42, विविधता के संदर्भ में इन कथन को पढ़ें। किसके बारे में? विविधता। विविधता भारत की शक्ति का एक स्रोत है, करेक्ट हो जाएगा। शक्ति का स्रोत है। भारत की विविधता में एकता है, करेक्ट हो जाएगा। विविधता भेदभाव का स्रोत भी हो सकती है, गलत है। विविधता कभी भी भेदभाव को नहीं दर्शाती, भेदभाव को नहीं दर्शाती है, गलत होगा। भौगोलिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक विविधता लाते हैं। क्या ये बात यहाँ पर सही होगी? सही है। सी आपका गलत है। सी जिन जिन में सबसे पहले उसको आप लोग यहाँ से क्या करोगे? हटाओगे। बचेगा आपका सेकंड वाला ए बी डी। ए बी डी यहाँ पर होगा या ए, या कौन सा यहाँ पर मैंने आपको बताया? सी तो आपका गलत हो ही गया, ठीक है ना। सी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए बी डी होगा या ए बी होगा। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। राइट आंसर जो आपका यहाँ पर होगा वो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला हो जाएगा, ए बी डी। ए बी डी यहाँ पर हो जाएगा, ए बी और डी यहाँ पर हो जाएगा। 43, तवा बांध द्वारा विस्थापित हुए लोगों के मछली पकड़ने के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाला मत्स्य संघ निम्न में से किस राज्य से संबंधित था? ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित था। अगला प्रश्न, गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के विचार पर बनाई गई थी। जो गुट निरपेक्षता की नीति थी, जिसमें मुख्य तौर पर चाचा नेहरू ने गुट निरपेक्षता नीति को जन्म दिया था। कब इसका जन्म हुआ था? शीत युद्ध के दौरान, कोल्ड वार के दौरान। शीत युद्ध किस किस को मालूम है? शीत युद्ध क्या होता है ना। आप लोगों ने NCERT जो आपकी 12th की है, 12th की है ना, पोलिटी का जो पहला टॉपिक है, एक होगा, आपको सुना होगा, शीत युद्ध। शीत युद्ध होता क्या है? शीत युद्ध ऐसा युद्ध होता है जिसमें वास्तविक तौर पर युद्ध नहीं होता है, बल्कि युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है, पता नहीं कब युद्ध हो जाए। वही एक प्रकार का कोल्ड वार यानी कि क्या होता है? शीत युद्ध होता है। तो
गुट निरपेक्षता की नीति भारत ने अपनाई थी। क्यों अपनाई थी? क्योंकि ये मध्यस्थता की भूमिका निभा सके अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। ठीक है ना। पहले यहाँ पर चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। शीत युद्ध जो था ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की एक लड़ाई थी। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया था। ये भी आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो आपने जान लिया होगा। राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 45। बच्चों को स्कूल में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य में सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन या मिड डे मील की योजना शुरू की गई थी? तमिलनाडु में शुरू की गई थी। ठीक है ना। 46। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रकृति कैसी है? सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रकृति कैसी है आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर आपका होगा मानव संबंधों का अध्ययन। मानव संबंधों का अध्ययन जैसी प्रकृति है। 47। शाहजहानाबाद की योजना में यमुना की क्या भूमिका थी? यमुना की भूमिका इसकी क्या थी? राजमहल को ही नदी पर पहुंच का नियंत्रण देना। सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कैसा आंसर होगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है मिलान वाला। आदिवासी और उनका स्थान। लामबाड़ी हमेशा याद रखना, ये दक्षिण भारत यानी कि आंध्र प्रदेश की आदिवासी जनजाति है। गद्दी जो है ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है ना। था हिमाचल प्रदेश में आपकी पाई जाती है। बकरवाल कश्मीर में से यहाँ पर मिलान हो जाएगा। बन गुज्जर आपके उत्तराखंड में पाए जाते हैं, बन गुज्जर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का यहाँ पर मिलान हो जाएगा। सेकेंड वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 49। साप्ताहिक बाजार में इनमें से कौन सी वस्तु की सबसे कम खरीद या बेच दृष्टिगत होने की संभावना, यानी कि बिल्कुल कम ही खरीदारी किस वस्तु की यहाँ पर बाजार में होगी साप्ताहिक बाजार में? लैपटॉप कवर एवं मोबाइल चार्जर, कोर इंजन, पहिए, फ्रिज कवर और चाय बर्तन सेट, नाखून कटर और श्रृंगार यानी कि प्रसाधन। आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कार और इंजन पहिए, जो कि किसको दिखाता है? ये किसको दिखाता है? खरीदी बेची दृष्टि की संभावना सबसे कम है, सबसे कम को दिखाता है। कार का इंजन कैसे बाजार में बेचेगा, उसके पहिए कैसे बेचेंगे, जो कि कम दिखाता है। अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कथन सही है? पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। करेक्ट। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें जोड़ते नहीं, ये भी बात करेक्ट है। प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 29 के बदले 28 दिन का ही होता है। करेक्ट। तो यहाँ पर आपके तीनों राइट आंसर हो जाएंगे या दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ए और बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ए और बी पहला वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वीडियो आप लोगों के लिए यहीं तक है। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।